जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से एक बार यूपी एग्जाम मित्र एमजेएफएससी में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऊष्म व्यंजन को लेकर। कल के पार्ट में हमने चर्चा करी थी अंतस्थ व्यंजन के बारे में, कंप्लीट जानकारी हमने प्राप्त करी। आज हम जानेंगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, कहाँ से इनका उच्चारण होता है और इनकी क्या क्या विशेषताएं, उन सभी को हम देखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात हम कर रहे हैं ऊष्म व्यंजन की। देखिए, ऊष्म व्यंजन इनकी संख्या हिंदी वर्णमाला के अंदर 4 होती है, से, से और है। इस प्रकार इन वर्णों की संख्या होती है हमारी 4। और आखिर ये ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, तो एक बार परिभाषा देखें तो दोस्तों, ऊष्म का मतलब यहाँ ऊष्मा से है या घर्षण से, अर्थात ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से जब ऊष्मा निकलती है एक घर्षण सा महसूस होता है और ऊष्मा अधिक निकलती है, तो उन्हीं व्यंजन वर्णों को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में ऊष्मा अर्थात घर्षण पैदा होता है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब ऊष्म व्यंजन के भी हमने उच्चारण के आधार पर 4 भेद किए हैं। उच्चारण कहें तो बोलने के आधार पर, जब हम इनका उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, इनको उच्चारित करते हैं, तो इसके उच्चारण के आधार पर भी हमने इनके 4 भेद किए हैं। वो 4 भेद कौन कौन से हैं? तो हमारे मुख के जो अंग है, जब हम वर्णों को उच्चारित करते हैं तो हमारे मुख के कुछ अंग होते हैं। तो उन अंगों में एक तो तालु है, दूसरा मूर्धा है, तीसरा दंत या वर्तस्य है, वर्तस्य का मतलब होता है मसूड़ा, और चौथा है हमारा कंठ या काकल। तो दोस्तों, उच्चारण के आधार पर हमने ऊष्म व्यंजन के 4 भेद किए हैं। अब इसके बाद हम पहले जानेंगे श को। ये जो श ध्वनि है, श वर्ण जो है, ये तत्सम ध्वनि है। पहली बात तो ये है, तत्सम ध्वनि है, अर्थात संस्कृत शब्दों में यह ध्वनि, यह व्यंजन आपको अधिकतर देखने को मिलेगा। ये तत्सम ध्वनि है, अर्थात तत्सम शब्दों में ही इसका प्रयोग किया जाता है। तत्सम शब्द आप समझते हैं, तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तो अधिकांश इसका प्रयोग किया जाता है संस्कृत शब्दों में। आप जहां पर भी ये शब्द देखते हैं तो अधिकांशतः वो शब्द संस्कृत भाषा का ही होता है। दूसरी बात, तालु से इसका उच्चारण होता है। उच्चारण करते समय हमारा तालु स्पर्श होता है तो इसका उच्चारण स्थान हमारा तालु हो जाता है। अब यहाँ पर तीसरी बात ये है कि ये महाप्राण ध्वनि है। अब ये महाप्राण क्या होता है? तो दोस्तों, ये एक तो होता है अल्प प्राण, एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। देखिए, यहाँ अल्प का मतलब थोड़े से है और महा का मतलब अधिक से या ज्यादा से है, और प्राण का मतलब यहाँ पर होता है वायु से। महा का ज्यादा या अधिक और अल्प का थोड़ा या कम। इस प्रकार अर्थात वो ऐसे हिंदी वर्णमाला के ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय अगर वायु या हवा ज्यादा निकलती है तो वो महाप्राण कहलाते हैं, और वायु या हवा कम निकलती है तो वो अल्प प्राण कहलाते हैं। तो दोस्तों, ये तत्सम ध्वनि है, अर्थात तत्सम शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात थी कि तालु से इसका उच्चारण होता है। तीसरा था कि महाप्राण ध्वनि है, अर्थात अधिक वायु उच्चारण करते समय मुख से बाहर आती है, इसलिए इसको महाप्राण ध्वनि भी कहा गया है। तीसरी बात, ये अघोष ध्वनि भी है। अब ये अघोष क्या होता है? तो आपने देखा होगा, एक तो होता है अघोष और एक होता है सघोष। अघोष और एक होता है सघोष। तो अघोष और सघोष जो है, ए का मतलब है बिना से, से का मतलब है सहित। अर्थात जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हमारे स्वर तंत्रों में जो कंपन होता है, अर्थात घोष का मतलब यहाँ पर गूंज से है, गूंज या कंपन से, वाइब्रेशन। तो जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, अगर हमारे मुख से अधिक कंपन होता है, स्वर यंत्रों में अधिक कंपन होता है, अधिक गूंज पैदा होती है, तो वो होते हैं सघोष। और जिनमें गूंज पैदा नहीं होती तो वो होते हैं अघोष। तो जब हम इस श का उच्चारण करते हैं तो हमें कोई कंपन महसूस नहीं होता, इसलिए ये अघोष ध्वनि भी है। इसका अगला पॉइंट ये है कि ये जो स है, ये 3 भाषाओं में
समान उच्चारण इसका होता है। तीन भाषाएं ऐसी हैं जिसमें स शब्द का, ये जो श है, सॉरी, ये श वर्ण का उच्चारण, स वर्ण का उच्चारण समान होता है। समान कैसे होता है उसको देखिए। देखिए, मैंने अंग्रेजी भाषा के दो शब्द लिखे हैं। एक तो लिखा है स्टेशन, तो स्टेशन में जो ये श है, स ही उच्चारित हो रहा है। यहाँ पर मैंने लिखा स्पेशल, तो यहाँ पर भी श आया, तो यहाँ पर भी ये श का ही उच्चारण हो रहा है। दूसरा, हम संस्कृत भाषा के शब्द लेते हैं, तो संस्कृत भाषा के शब्दों में हमने लिखा निश शब्द। देखिए यहाँ पर श आया, यहाँ पर भी श की ध्वनि साउंड कर रहा है। इसके बाद निःशुल्क, तो यहाँ पर भी शु श की ध्वनि ही उच्चारित हो रही है। तीसरा शब्द आया फारसी भाषा का। फारसी भाषा का शब्द में हमने शराब लिखा, तो श की ध्वनि ही उच्चारित यहाँ पर भी हो रही है। अगला शब्द लिखा हमने शादी, तो यहाँ पर भी श का ही साउंड आ रहा है। तीसरा लिखा शहर, तो यहाँ पर भी स का साउंड या श की ध्वनि ही उच्चारित हो रही है। अब हमने तीन भाषा के शब्दों को लिखा, लेकिन जहां जहां पर भी स आया है, मैंने हाईलाइट किया है, वहां पर स की ही ध्वनि उच्चारित हुई है। स में कोई परिवर्तन ध्वनि में नहीं हुआ है। देखिए, भाषा बदली है, इंग्लिश हो गई है, संस्कृत हो गई है, और यहाँ पर फारसी भाषा हो गई है। भाषाएं बदली है, लेकिन स ने अपना उच्चारण नहीं छोड़ा। स का उच्चारण वही रहा है, स में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो कहने का मतलब यही है कि इसका तीन भाषाओं में समान उच्चारण होता है। इसके बाद अब हम जानेंगे श, ये वाला। तो ये जो श है, ये तत्सम ध्वनि है। तत्सम ध्वनि मतलब संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा के शब्दों में अधिकांश ये देखने को मिलता है। तत्सम ध्वनि वही होती, तद्भव वो है जो परिवर्तन अपना रूप बिगाड़ने के बाद हिंदी में प्रयुक्त की जाती हैं। और ये महाप्राण ध्वनि है। महाप्राण मतलब इसका उच्चारण करते समय, महा का मतलब अधिक, प्राण का मतलब वायु। अधिक वायु हमारी बाहर आती है, इसलिए अधिक वायु का इस्तेमाल होता है, तो इसलिए महाप्राण भी है। तीसरी बात, यह अघोष ध्वनि है। अघोष मतलब बिना कंपन करने वाली ध्वनि है। स्वर यंत्रों में कोई कंपन या गूंज पैदा नहीं होती। अब इसके बाद यह उच्चारण के आधार पर इसे लुप्त प्राय ध्वनि भी कहा जाता है। लुप्त प्राय ध्वनि भी इसको कहा जाता है जब उच्चारण हम करते हैं। अब इसके बाद आता है श, यह है दंते से। ये से जैसे से सपेरा या संतरे में इस्तेमाल होता है, दंते श है जैसे इस तरह का हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा दांतों को स्पर्श करती है, छूती है। तो यह तत्सम एवं तद्भव ध्वनि है। ये तत्सम शब्दों में भी देखने को मिलेगा आपको, और तद्भव शब्दों में भी देखने को आपको मिलेगा, दोनों शब्दों में। यह तत्सम एवं तद्भव ध्वनि है। इसके बाद इसका उच्चारण जो है दंत मूल या वर्तस्य से होता है। दंत आप समझते हैं दांत, दंत मूल दांत की जड़, मूल का अर्थ होता है जड़ से, और वर्तस्य का मतलब होता है मसूड़ा। इन सभी को स्पर्श करता है दंत मूल या वर्तस्य, इससे होता है इसका उच्चारण। इसके बाद ये महाप्राण ध्वनि भी है, साथ ही अघोष ध्वनि भी है। महाप्राण का मतलब अधिक वायु बाहर आती है, अधिक वायु का इस्तेमाल होता है। दूसरी चीज है अघोष ध्वनि, बिना कंपन वाली ध्वनि है, बिना गूंज वाली ध्वनि है, कोई गूंज या कंपन नहीं होता। अब हमारा अंतिम वर्ण है। अब जो ये है वर्ण है हमारा ऊष्म व्यंजन का, यह तत्सम तद्भव दोनों ध्वनि है, तत्सम और तद्भव दोनों में देखने को मिलती है। दूसरी चीज कंठ मूल से उच्चारित ध्वनि है। कंठ क्या होता है, ये हमारा यहाँ कंठ होता है, और कंठ या कंठ मूल यानी कंठ की जड़, तो ये यहाँ से उच्चारित होने वाली ध्वनि है। जैसे हम है का उच्चारण करते हैं तो वो अंदर से ही निकल करके आता है जैसे आप बोलेंगे तो यहाँ से वो उच्चारित होता है। दूसरी चीज, इसको उरस्थ ध्वनि या काकल्य या स्वर यंत्र मुखी ध्वनि भी कहा जाता है। तीनों नाम पूछ लिए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है कौन कौन से हैं। उरस्थ, काकल या स्वर यंत्र मुखी ध्वनि भी इसको कहा जाता है। इसके बाद ये महाप्राण व घोष ध्वनि है, ये आपको ध्यान रखना है। इन चारों में दोनों गुण इसमें ही है। एक तो ये घोष भी है यानी कंपन और गूंज हो, इसमें कंपन और गूंज महसूस होती है। दूसरी बात महाप्राण भी है, अधिक वायु भी इस ध्वनि का उच्चारण करते समय मुख से बाहर आती है। तो दोस्तों हमने जाना ऊष्म व्यंजन के बारे में। एक बार मैं पुनः दोहरा देता हूं। ऊष्म व्यंजन संख्या होती है 4, श, श, फ और है। इस प्रकार से 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऊष्म का मतलब ऊष्मा या घर्षण से है। परिभाषा है जिन व्यंजनों के उच्चारण में ऊष्मा अर्थात घर्षण पैदा होता है
उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। दूसरी बात, उच्चारण के आधार पर इनके चार भेद किए: तालु, मूर्धा, दंत वर्तस्य, कंठ या काकल। फिर इसके बाद हमने स के बारे में जाना। तो स तत्सम ध्वनि है, अर्थात तत्सम शब्दों में ही इसका प्रयोग किया जाता है। तालु में उच्चारण होता है, महाप्राण ध्वनि भी है, अघोष ध्वनि भी है, और इसका 3 भाषाओं में समान उच्चारण होता है। स में कोई उच्चारण में परिवर्तन नहीं होता, जैसे अंग्रेजी भाषा में, संस्कृत भाषा में या फिर फारसी भाषा में समान उच्चारण इसका होता है। इसके बाद हमने स की ध्वनि को जाना। स यह तत्सम ध्वनि है, यह महाप्राण ध्वनि भी है, यह अघोष ध्वनि भी है, और यह मूर्धा से उच्चारित ध्वनि भी है। इसके बाद उच्चारण के आधार पर इसे लुप्तवय ध्वनि भी कहा जाता है। फिर इसके बाद हमने देखा दंत्य से को। यह तत्सम एवं तद्भव दोनों प्रकार की ध्वनि है। इसका उच्चारण दंत, दंतमूल, वर्तस्य से होता है, और यह महाप्राण अघोष ध्वनि भी है। अंतिम है हमारा है, यह तत्सम तद्भव ध्वनि है। कंठ, कंठमूल से उच्चारित ध्वनि है। उरस्थ, काकल, स्वर यंत्र मुखी ध्वनि भी इसको कहा जाता है। महाप्राण व घोष ध्वनि भी ये है। तो इस प्रकार हमने चारों ऊष्म व्यंजन के बारे में जाना, और कल जो हमने पिछली क्लास करी थी उसमें दोस्तों हमने अंतस्थ व्यंजन के बारे में समझा था, आप उसको देख सकते हैं। और आज हमने ऊष्म व्यंजन के बारे में समझा। तो आज हमारी ये दूसरी क्लास थी। तो दोस्तों हर दिन हम कंप्लीट जानकारी के साथ, पूरी जानकारी के साथ आपके लिए ऐसे ही लेकर आते रहेंगे। आपके जो डाउट्स हैं वो सब हम क्लियर करते रहेंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।